अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टॉपिक जो है वो पढ़ने लगे। ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि मॉडर्न फिजिक्स के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो अगर आप हायर लेवल पे जाके पढ़ें तो वो अलग अलग से एक पूरा चैप्टर है, तो उनको यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे शॉर्टली आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ भी जाए, उसको लिखना भी शॉर्ट पड़े, उसको चीज़ों को समराइज करके शामिल किया गया। जैसे रिलेटिविटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको स्पेशल थ्योरी की बेसिक्स, पोस्टुलेट्स, रिजल्ट्स, इनको शामिल करके वो टॉपिक एंड हो गया। अब क्वांटम फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो टॉपिक आपके चैप्टर में शामिल किया गया है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो रेडिएशंस क्या होती हैं, उसके ऊपर क्लासिकल एरा में जिन साइंटिस्ट ने काम किया उन थ्योरीज की समराइजेशन छोटी छोटी सी, फिर वो थ्योरीज क्यों काम नहीं कर सकी, क्यों फेल हो गई, इसकी चंद एक बात ये बता के, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में कैसे इसका सोल्यूशन मिला ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझने का, ये चीज शामिल कर दी गई। तो इस तरह ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। चूंकि हम टेक्स्ट बुक का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर हमें इस तरह से आपको समझाना पड़ता है कि ताकि आप बोर्ड में जाके जब इस टॉपिक को लिखें तो आप मार्क्स पूरे के पूरे हासिल कर सकें। ये बेसिक मकसद मेरे जहन में चल रहा होता है, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली इसका मिल जाए। तो आ जाए टॉपिक की तरफ। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसमें जब आप ये टॉपिक लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी टेम्परेचर पे अपनी बॉडी से हर वक्त रेडिएशंस एमिट कर रहा होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो रेडिएशंस लो फ्रीक्वेंसी की हैं या हाई फ्रीक्वेंसी की हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी बर्तन को हम चूल्हे पे रखेंगे, बर्नर पे, तो गर्म होगा वो। जैसे आपने चाय बनाने के लिए डेगची रख दी चूल्हे के ऊपर, तो आपको पता है कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप किसी कपड़े से या किसी कैचर से उसको पकड़ सकते हैं डेगची को, आपको पता है, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले तो आप पकड़ सकते थे, तो क्या उस वक्त उसकी बॉडी से रेडिएशन एमिट नहीं हो रही थी? हो रही थी, लेकिन वो इतनी लो इंटेंसिटी की थी कि वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन अब 10 मिनट में बर्नर के ऊपर रखने की वजह से वो बॉडी हीट अप हो चुकी है, और अब उसमें से हीट रेडिएशंस, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं, वो एमिट हो रही हैं। तो बेशक वो रेडिएशंस ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है, कॉमन सेंस ये कहती है कि चूल्हे पे पड़े हुए बर्तन को आप डायरेक्टली अपने नंगे हाथों से पकड़ नहीं सकते। तो वो रेडिएशंस किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरा के जरिए तो उनको देखा जा सकता है। जैसे इंफ्रारेड रेज को देखना हो जो नहीं नजर आती, तो इंफ्रारेड कैमरास, उनके जरिए वो देखी जा सकती। तो इस तरह ये वाला जो आपका ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में आपके बिल्ड हो रहा है कि बेशक कोई चीज जिसका टेम्परेचर कम भी है तो उसकी रेडिएशन एमिट हो रही है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर राइज करता है, तो उससे एमिट होने वाली रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट, कम वेवलेंथ की तरफ चलना शुरू हो जाती है, और जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब इसको यहाँ पे हमने इसकी बोर्ड के ऊपर बेसिक चीजें कुछ पहले से लिखने की रीजन क्या है, ताकि कॉन्सेप्ट हम देने में ज्यादा टाइम लगाएं, और आपने जो बोर्ड में लिखना है, जो चीजें याद करनी है, वो आपको जल्दी बोर्ड के ऊपर आसानी से मिल जाए। एक और चीज, इसमें बोर्ड के ऊपर इस वक्त देखिए सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं इस टॉपिक की। अगर कोई कमजोर तरीन स्टूडेंट सिर्फ ये हेडिंग्स ही याद कर ले, तो अगर ये टॉपिक 6 या 7 मार्क्स का आता है बोर्ड में, तो 2 मार्क्स वो भी ले जाएगा सिर्फ हेडिंग्स याद करके। अब आ जाए ब्लैक बॉडी का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको रेडिएशंस का समझ आ गया। आइडियल ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी की अगर बेसिक डेफिनेशन लिखनी है तो वो आइडियल ब्लैक बॉडी की होती है। वो होती है, an ideal black body is that body which can absorb all types of radiations which fall on it, which can absorb all types of radiations which fall on it. Then what happens when we heat it up to a certain temperature? Then it start emitting those radiations in a certain region.
those radiations are called black body radiations or cavity radiations or full radiations or temperature radiations. ये इसके 3-4 नाम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बेसिक डेफिनेशन अभी मैंने आपको सुना दी, वहां से ही आप सुन के इसको लिख लें, याद कर लें। अब आप देखें आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बनी। आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसे बनती है कि हम कोई कैविटी किसी जगह पे जनरेट करते हैं। मसलन ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे दरख्त में कोई कुछ परिंदा है ना जो चोंच से सुराख करके अपना घर बना लेते हैं, तो उसने इस तरह हमने उसका पीस ले लिया, छोटा सा सुराख करके, अंदर उसका घर जरा बड़ा होता है। तो ये छोटी सी कैविटी उसने डेवलप की और अंदर अपना घर बना लिया। ऐसी आप जगह क्रिएट कर दें और इसको काले धुएं से फर्दर अंदर इसके अंदर काला धुआं भेज के और ब्लैक कर दें, तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगी। आप इसमें आंख लगा के छोटे से सुराख से अंदर देखेंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। सो व्हाट इज आइडियल ब्लैक? आइडियल ब्लैक कलर इज दैट कलर व्हिच कैन नॉट बी सीन। तो ये जो हमने काला रंग पहना होता है ये हमें कंट्रास्ट में नजर आ रहा होता है। अदरवाइज अगर हम इसके बैक पे सब कुछ ही ब्लैक कर दें तो ये भी नजर नहीं आएगा। तो इट मींस कि आइडियल ब्लैक वो है जो बिल्कुल आपको नजर ना आए। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर जितनी रेडिएशन जा रही है वो सब के सब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमें नजर क्यों आता है? नजर इसलिए आता है कि जो चीज रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे जाती है, टकरा के उसमें से जो हिस्सा वापस आता है वो हम देखते हैं। इसी तरह रेड कलर क्यों नजर आता है? उसके ऊपर तमाम लाइट्स गई, जैसे सनलाइट गई, लेकिन वापस रेड आई। येलो कपड़े के ऊपर तमाम लाइट गई लेकिन वापस येलो आई। ब्लू के ऊपर तमाम लाइट उस पे गई लेकिन वापस ब्लू आई। तो जो वापस आ रही है वो आंखों को नजर आ रही है हमारी। तो इस तरह इसके अंदर से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी वापस नहीं आ रहा। जो रेडिएशन इसमें एंटर होती है वो कुछ रिफ्लेक्शंस लेने के बाद इसी के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और वापस नहीं निकलती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको हमने इस तरह से क्रिएट किया कैविटी को, ये आइडियल ब्लैक बॉडी। अब इसको जब हम फर्नेस के अंदर हीट अप करें तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन एमिट करेगी। जैसे फर्नेस के अंदर लोहे को जब डाला जाता है तो शुरू में उसका ब्लैक सा कलर है, ग्रेइश ब्लैक सा, वो वैसे ही नजर आता है। अक्सर घर में बर्तन भी आपके जो है वो लोहे के बने हुए होते हैं, तो आप चूल्हे के ऊपर उसे रखते हैं, वो वैसे कलर चेंज नहीं करते। लेकिन फर्नेस में चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि उसका कलर जो है वो रेड सा होना शुरू हुआ, फिर ऑरेंज सा होना शुरू हुआ, फिर उसमें येलोइशनेस ना साथ साथ ऑरेंज के नजर आती है, और बिल आखिर आयरन तकरीबन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में व्हाइट हॉट हो जाता है। तो बिल्कुल व्हाइट का मतलब अब उसमें सारी रेडिएशंस वापस बाहर आ रही हैं। सो व्हेन ऑल कलर्स मीट अप, इकट्ठे होते हैं, वो व्हाइट बन जाते हैं। जब सारे कलर्स गायब होते हैं तो ब्लैक बन जाते हैं। तो इस तरह उसमें से वो रेडिएशंस क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या हुई? व्हिच कैन अब्सॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस व्हिच फॉल ऑन इट, एंड व्हेन इट इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेंपरेचर, देन व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट एमिटिंग दोज रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को क्लासिकल एरा में साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू किया, ऑब्जर्व किया कि इनकी क्या वेवलेंथ, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करती हैं। तो उसमें आपने 3 हेडिंग्स देनी है क्लासिकल। नंबर 1 जी यहाँ पे देखें, 1 2 में वैसे तो वो ब्लैक बॉडी और रेडिएशंस को हमने लिख दिया। नंबर 3 पे लमर एंड प्रिंकशाइन, इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनानी है। तो ये इन्होंने बनाई हुई है कि एक ऑब्जेक्ट को लेके 4000 केल्विन पे तो उसकी वेवलेंथ इस तरह चेंज होती है, और 6000 केल्विन पे कर्व हाई हो जाती है, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। ये रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ। तो ग्राफ के y एक्सिस पे आपने रेडिएंट एनर्जी ले ली, x एक्सिस पे वेवलेंथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेडिएंट एनर्जी की अमाउंट भी बढ़ रही है। ये लमर एंड प्रिंकशाइन ने बताया। आपने इसी चीज को लिख भी देना, ये बना भी देंगे, कुछ भी और नहीं करना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स ने एक लॉ दिया, उसने ये बताया कि जो वेवलेंथ है वो आपकी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें कांस्टेंट का साइन ले आए, कांस्टेंट ले आए तो
ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट ओवर टी, और टी को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें तो लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टी, ये कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.289, और यूनिट आप यहां से देख लें, वेवलेंथ की यूनिट मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, तो मीटर केल्विन। ये मींस डिस्प्लेसमेंट, इतना ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास। फिर आप लिखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन। स्टीफन बोल्ट्जमैन और रेले जीन ने भी दिया था, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, अभी आपकी केपीके की बुक में उसका नहीं लिखा था। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसने ये बताया था कि एनर्जी जो एमिट हो रही है किसी भी ब्लैक बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये उसने कैलकुलेट किया, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दें तो यहाँ आ जाता है सिग्मा का साइन, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो आपको आमतौर पे खैर पेपर में गिवन भी होती है, तो 5.67 10⁻⁻8, इसकी वैल्यू 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन पावर माइनस, ये यूनिट होगी, ये इंटेंसिटी पर स्क्वायर मीटर इसकी जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ तक पहुंच के तो आप ये देखें कि आपने एक चंद लाइंस लिखनी है कि क्लासिकल फिजिक्स को क्या हुआ, उससे रिजल्ट क्यों नहीं निकल सके। वो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स के जो फार्मूले ये एग्जैक्ट नहीं थे। मसलन ये नीचे कर्व में देखें तो ये एक ब्लैक आपको डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है, रेले जीन के फार्मूले जो लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर ठीक रिजल्ट दे रहा है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में जैसे जैसे जाती है तो कर्व एग्जैक्टनेस नहीं शो कर सकती, जबकि एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं कि कर्व ने टर्न होकर नीचे जाना है, तो वो ऐसा नहीं हो रहा था। तो इट मींस के रेले जीन, स्टीफन बोल्ट्जमैन, वीन्स, लमर्ट प्रिंकशाइन, ये सारे कोशिश करते रहे कि समझ आए कि ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कैसे कम या ज्यादा हो रही है, वेवलेंथ कैसे चेंज हो रही है, लेकिन कुछ के रिजल्ट लॉन्गर वेवलेंथ में बेहतर रिजल्ट देते थे, शॉर्टर में नहीं देते थे, कुछ के रिजल्ट शॉर्टर में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते थे, लॉन्गर में नहीं देते थे। आपने यही बात लिखी कि क्लासिकल फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज को कवर अप नहीं कर सके, सही रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच सके। तो वो क्या वजह थी, क्योंकि वो लाइट के बिहेवियर को पूरी तरह से नहीं समझ रहे। तो वो किसने समझा, अगले पैराग्राफ में आपने हेडिंग देके फिर वो चीज लिखनी है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ने ये मसला हल किया। ये किसने दी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाज गिवन बाय प्लैंक, उसने ये थ्योरी दी, और वो आसान सी थ्योरी, वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें मुश्किल नहीं है, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वो क्या थी, उसने प्लैंक ने ये बताया कि लाइट को आप कंसीडर करें कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स वाले क्या समझ रहे थे पहले कि ये कंटिन्यूस एनर्जी है जिसका कुछ हिस्सा हमें समझ आ रहा है, कुछ हिस्सा समझ नहीं आ रहा। प्लैंक ने कहा ऐसा नहीं है, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दोज आर कॉल्ड क्वांटा, दोज आर कॉल्ड फोटॉन्स। क्वांटा के ही नाम पे उस नई फिजिक्स का नाम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी रख दिया। आगे आप लोग बताते हैं कि फोटॉन्स क्या होते हैं। When in the molecules in the energy state, electrons stay करते हैं कि अपनी एक energy state, when they need some, when they acquire some energy, तो वो एक certain energy level से jump करके एक next energy level पे जाते हैं। तो ये जो certain energy level है, एक energy level से दूसरे energy level के ऊपर जाना, इसको कहते हैं discreteness। मसलन एक energy level ये है 1 और एक energy level है 2, तो इसके दरमियान में गैप, जहां पे लेवल्स में गैप हो, इसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस, डिसकंटिन्यूअस, क्वांटाइज्ड, ये तीन लफ्ज हैं। जहां पे लगातार कंटिन्यूटी टूट रही हो तो उसको क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस, क्वांटाइज्ड, ठीक है। दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज डिस्क्रीट। तो ये लफ्ज आपने यूज करने टर्मिनोलॉजी में
तो उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कैसे जाता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर एनर्जी से हायर में चला जाता है, वहां से जब वो वापस आता है तो वो फोटोन एमिट करता है इस एनर्जी गैप में। तो इस तरह अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f1 थी तो यहाँ पे f2 है। तो प्लैंक ने ये बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है hf। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी यूनिट। ये आपने पहले पढ़ा था, E = hf वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे E1 = hf1, सेकंड एनर्जी स्टेट पे E2 = hf2, और आपको फोटोन की एनर्जी कैसे पता लगेगी, E2 - E1 hf2 - hf1। ये आपके पास डेल्टा E एनर्जी का फोटोन आपको पता लग जाएगा, क्वांटा पता लग जाएगा कि वो कितना। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट जो प्लैंक ने एक्सप्लेन की, उसके बेसिस पे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है उसने ये रिजल्ट्स प्रूव कर दिए। ये पहले वाले रिजल्ट्स में ये खराबी थी और ये वाली कर्व उसने एग्जैक्टली अचीव कर ली, और ये एक एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्ट रिजल्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। जिस वक्त हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जो रेडिएशंस निकल के आ रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, लाइट होती है, तो उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो क्या होता है कि ये तकरीबन ये वाला जो रीजन है ये विजिबल रीजन में आता है। अगर इस पे चले जाए तो यहाँ पे ये रीजन, ये विजिबल रीजन आ जाएगा, थोड़ा सा शायद इस तरफ होगा। तो वो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। इसमें विजिबल का मतलब वही 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड से नीचे इंफ्रारेड, वायलेट से ऊपर अल्ट्रावायलेट। ये हमारी इंसानी आंख इन रेडिएशंस को नहीं देख सकती, तो बाकी हमें नजर आ जाती है, हाँ महसूस हो जाती हैं कई बार उसमें, लेकिन कुछ सूरतों में महसूस भी नहीं हो रही होती, हमारी बॉडी में से वो पास करके गुजर जाती हैं अगर उसकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ हो। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं इसकी एक अलग से आपको शॉर्ट सी वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा बोर्ड की। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कई जगहों पे बोर्ड साफ नजर नहीं आता, उसकी रीजन ये होती है अगर आपका नेट ठीक ना आ रहा हो तो यूट्यूब खुद उसकी वीडियो की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, तो फिर ब्लर भी हो जाती है कई बार स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।